Hello everyone, welcome to Free Study. So fourth video for Insta March 2020 Current Affair Compilation. We have already covered 3 videos. आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें एंड अगेन आज हम 30 पेजेस करेंगे. सो 110 तक हम कंप्लीट करेंगे आज वीडियोस के अंदर. सो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2020. तो सिग्निफिकेंस क्या है ये सब पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो इसे रिलीज़ कौन करता है? रिलीज़ करते हैं QS, दैट इज़ क्वैक्वेरेली सैमेंट्स. ध्यान रखिएगा, ये सब्जेक्ट एरिया के लिए प्रोड्यूस किया जाता है एंड जो QS है वो एनालाइज करता है ओवर 22 मिलियन पेपर्स and around 200 million citations. 1368 इंस्टीट्यूशंस को रैंक किया गया है 48 सब्जेक्ट्स में, 5 ब्रॉड कैटेगरीज, 159 लोकेशंस. ठीक है. देन आपकी जो 5 कैटेगरीज हैं वो क्या हैं? आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट. इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा? तो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने, बॉम्बे ने 44 एंड दिल्ली ने 47 रैंक हासिल की है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी. टॉप 100 में आईआईटी खड़गपुर है 86 पोजीशन के साथ, आईआईटी मद्रास है 88 पोजीशन के साथ, आईआईटी कानपुर है 96 पोजीशन के साथ. जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है वही मेजर सब्जेक्ट रहा जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो टॉप 100 में आ पाए. टॉप 500 में 12 इंस्टीट्यूशंस हैं. नेचुरल साइंसेस कैटेगरी में 3 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टॉप 200 में आए. आईआईटी बॉम्बे आया है 108, आईआईएससी बैंगलोर आया है 111 एंड आईआईटी मद्रास आया है 195. देन आपका जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ कैटेगरी के अंदर टॉप किया है. ग्लोबल रैंकिंग रही 162 एंड जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी रही 231. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट कैटेगरी में. जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 160 है. आईआईटी दिल्ली की है 183. कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड टॉप 200 के अंदर नहीं आया लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन के अंदर. जो टॉप इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इसकी ग्लोबल रैंकिंग है 231. नाउ स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. देखिए इसका मेन लिंक क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस क्या होते हैं, उनका बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस कीजिए. ओके. नाउ स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की 2020 से लेके 2021 तक एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर स्कूल एजुकेशन टू द राज्यसभा. इस कमेटी ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की ऑन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स इन इंडिया. सबसे पहले तो आधे से भी ज़्यादा, मतलब आधे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी और प्लेग्राउंड्स ही नहीं है. जो बजटरी एलोकेशंस हैं वो 27% कट उन्हें मिल रहा है जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्रपोजल में है. प्रपोजल के बावजूद 82,750 करोड़ जो प्रपोजल है, लेकिन फिर भी एलोकेट कितना किया गया है? 59,845 करोड़. स्लो प्रोग्रेस है क्लासरूम बनाने में, लैब्स, लाइब्रेरीज. ओवरऑल जो कोर समग्र शिक्षा स्कीम है वहाँ पर 71% रिवाइज्ड एस्टिमेट्स गवर्नमेंट ने स्पेंड किया बाय December 31, 2019 एंड टीचर वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है 60 to 70% इन सम स्टेट्स. यहाँ पे आप ये थोड़ा मैप देख लीजिए तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चार में से हर जो 3 गवर्नमेंट स्कूल हैं उड़ीसा के अंदर उनके पास प्लेग्राउंड भी नहीं है. एंड ये मैप परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल शो करता है जहाँ पर प्लेग्राउंड्स हैं इन 2018. तो ये जो रेड एरियाज़ हैं यहाँ पे आपके सबसे कम है. तो देखिए पूरा आपका जम्मू कश्मीर हो गया है, ठीक है, ये आपका हो गया है उत्तराखंड, हो गया आपका राजस्थान, हो गया नॉर्थ ईस्ट के साइड आपका बस आसाम एंड आप ये वाला एरिया छोड़ दीजिए तो चिंताजनक बात है. तो कोर स्कीम्स अनाउंस करनी होंगी. मनरेगा स्कीम चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा. ओके. जो ग्रेड 5 के अंदर ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन है वो 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर सकते. 8th क्लास में 67% जो चिल्ड्रन हैं उनके पास 50% से भी कम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है मैथमेटिक्स में. देन दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन.
सो नाउ व्हाट इज़ दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन? तो काफ़ी लंबे समय से टू काइंड्स ऑफ एजुकेशन मॉडल्स कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, एक क्लासेस के लिए एंड दूसरा मासेस के लिए। जो आप गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर, वो इस गैप को कम करने की कोशिश कर रही है कि क्वालिटी एजुकेशन नेसेसिटी है लेकिन लग्जरी नहीं है। तो इसके साथ इन्होंने 5 मेजर कंपोनेंट्स पे काम किया एंड 25% स्टेट बजट भी रखा। की कंपोनेंट्स यही है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करना है, टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को ट्रेन करना है, कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है बाय रिकॉन्स्टिट्यूटिंग स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, करिकुलर रिफॉर्म्स करने होंगे, टीचिंग लर्निंग में कोई भी फ़ी इंक्रीज़ ना हो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। नाउ इन न्यूज़, क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज़। तो क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस से होती है। ये वायरस 1957 में आइडेंटिफाई किया गया था जब एक सिक मंकी से, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये एक सिक मंकी से आया था फ्रॉम द क्यासानूर फॉरेस्ट एंड तब से 400 से 500 ह्यूमंस केसेस पर ईयर रिपोर्ट किए जाते हैं। हार्ड टिक्स दैट इज़ हेमाफिसेलिस स्पिनिगेरा, ये रिजर्वर है KFD वायरस का एंड एक बार इन्फेक्टेड होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक रहता है। रोडेंट्स, श्र्यूज, मॉन्कीज, ये सभी कॉमन होस्ट्स हैं KFDV के लिए, दैट इज़ क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस के लिए, आफ्टर बीइंग बिटन बाय अ इन्फेक्टेड टिक। इससे एपिजूटिक्स भी हो सकता है विद हाई फैटेलिटी इन प्राइमेट्स। नाउ ट्रांसमिशन अगेन आफ्टर अ टिक बाइट हो सकता है या फिर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आए। ये जो डिसीज़ है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू मंकीज़ एंड जो लार्ज एनिमल्स हैं जैसे गोट्स, काउ, शीप, ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं बट इनका थोड़ा लिमिटेड रोल है इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़। इससे जो ब्लड मेल्स होती हैं फॉर टिक्स एंड पॉसिबल होता है इन्फेक्टेड एनिमल्स के लिए विद वायरेमिया टू इन्फेक्ट अदर टिक्स एंड कोई एविडेंस नहीं है डिसीज ट्रांसमिशन का थ्रू अनपैस्चराइज्ड मिल्क ऑफ एनी ऑफ दीज एनिमल्स। इसके सिम्टम्स 3 to 8 डेज में चिल, फीवर, हेडेक होने लगेगा, ओके, पेन होने लगेगा, वॉमिटिंग के बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होने लगेगी एंड 1 से 2 वीक्स के बाद जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर करते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बट तब तक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे फीवर, हेडेक, मेंटल डिस्टर्बेंसेस, ट्रेमोर्स एंड विजन डेफिसिट्स। तो ये आप देख सकते हैं क्यासानूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस इकोलॉजी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अडल्ट है, देन उससे एग, देन लार्वा, देन लिम्फ एंड ये आपका रैट, मंकी, देन ये एनिमल्स, ओके एंड इस तरीके से ये बुफेलो, कैटल, गोट्स, इनमें भी फैल सकता है। वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं? वो पीपल जो कि रिक्रिएशनल हों या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है उनका, जैसे कि हंटर, हर्डर्स, फॉरेस्ट वर्कर्स या फिर फार्मर्स। डायग्नोसिस क्या है इसका? एक सेरोलॉजिक टेस्टिंग होती है यूजिंग एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट सेरोलॉजिक ऐसे, इसके थ्रू ठीक किया जा सकता है। Now WHO declares कोरोना वायरस अ पैंडेमिक। तो फ्रेश कोरोना वायरस केसेस कंटिन्यू वो रिपोर्ट होते रहे डिफरेंट कंट्रीज से, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पैंडेमिक जो है वो घोषित कर दिया है बिकॉज अलार्मिंग लेवल हो चुका है स्प्रेड का, सेवरिटी का एंड बाय द अलार्मिंग लेवल्स ऑफ इन एक्शन। 30 जनवरी को पहले WHO ने इसे डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न 30 जनवरी को, लेकिन अब पैंडेमिक। नाउ आउटब्रेक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस क्या है? आउटब्रेक का मतलब जब कोई भी डिसीज़ के केसेस एकदम से बढ़ें, एपिडेमिक जब लार्ज आउटब्रेक हो जाए किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन या फिर रीजन के अंदर, पैंडेमिक जब वाइड स्प्रेड हो किसी भी न्यू डिसीज़ का एंड कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंट्री नहीं है, दैट अ डिसीज़ मस्ट टच फॉर WHO टू क्लासीफाई इट एज अ पैंडेमिक। तो कोविड-19 आप देख सकते हैं ये इमर्ज हुआ वुहान, चाइना से लास्ट ईयर के कुछ फाइनल डेज में एंड 47 कंट्रीज़ में ये फैल चुका है। 47 कंट्रीज़ में फैल चुका है एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। 82,000 पीपल इन्फेक्टेड है, 2800 की डेथ हो गई है। अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं जापान, ब्राज़ील, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ईरान एंड मैनी। प्रीवियस पैंडेमिक्स 2009 में WHO ने ग्लोबल पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा A H1N1 को भी डिक्लेयर किया था जो कि एक स्वाइन फ्लू है
WHO कंट्री को एडवाइस करता है कि कुछ प्लान्स बनाइए कि किस तरीके से इनका असेसमेंट हो सके। जो आपका नोवल कोरोना वायरस डिसीज़ है, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड होता है, एंड ये एक ऑफिशियल नेम है जो कि वायरस को दिया गया बाय WHO, एंड WHO ने ऑफिशियली इसको नेम किया है वायरस, दैट इज़ कोरोना वायरस एंड नोवल कोरोना वायरस 2019 एंड कोव मीन्स, ताकि ये भी पता चल सके कि किस ईयर में ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है विच इज़ कवर्ड बाय एन एनवेलप विथ प्रोटीन स्पाइक्स दैट रिजेंबल्स अ क्राउन, तो क्राउन एक कोरोना होता है एंड ये एक नोवल कोरोना वायरस है बिकॉज इट इज़ न्यू एंड पहले ये कभी भी डिटेक्ट नहीं किया गया। ओके, नाउ ये भी आप देख लीजिए कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन हो जाता है आफ्टर एक्सपोजर, जो कि आपको पता ही होगा। कैसे ट्रांसमिट होता है? ये भी अगेन कोई स्नीज करता है कफ से, ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट से, स्नीजेस की वजह से आईज, नोज एंड थ्रोट्स को कवर करके रखना है अपना। एंड ये नहीं बिलीव किया जा रहा है कि ये एयरबोर्न है, सो इट इज़ नॉट नोन टू इन्फेक्टेड विया द स्किन। Now we will read that what is the difference between a cold, a flu and COVID-19। तो तीनों ही रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग वायरसेस से होता है। कोल्ड होता है राइनो वायरस से, फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, एंड कोविड-19 है कोरोना वायरस से। तीनों ही प्रॉब्लम से निमोनिया हो सकता है। नाउ एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू, तो सस्पेक्टेड केसेस एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के रिपोर्ट किए गए कहाँ से? केरला से। तो केरला गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कंपनसेशन पे करेंगे टू द ऑनर्स ऑफ द हैन। तो एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, बर्ड फ्लू क्या है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो सिर्फ बर्ड्स को ही नहीं, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। हाईली कॉन्टैजियस वायरल डिसीज़ है। देन ओकेजनली मैमल्स, साथ में ह्यूमंस भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा को। जो इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस हैं इनके सब टाइप्स भी हैं, दैट इज़ हेमाग्लूटिनिन एंड न्यूरामिनीडेज, दैट इज़ NA। बर्ड फ्लू किससे होता है? काफ़ी अलग अलग टाइप्स के बर्ड फ्लू हैं। जो आपका H5N1 है वो फर्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है टू इन्फेक्ट ह्यूमंस, एंड पहला जो इन्फेक्शन था वो हांगकांग में हुआ था 1997 के अंदर ड्यू टू हैंडलिंग इन्फेक्टेड पोल्ट्री। H5N1 वाइल्ड वाटर फाउल के अंदर पाया जाता है एंड ये डोमेस्टिक पोल्ट्री के अंदर भी इजीली फैल सकता है। H5N1 कैसे ह्यूमन को अफेक्ट करेगा? अगेन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीवर से, कफ से। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? इसमें स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स एंड हाइजीन लेना पड़ता है। क्या इंडिया रियली फ्री है एवियन इन्फ्लुएंजा से? तो 3 सितंबर 2019 को OIE वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने इंडिया को इससे फ्री कर दिया है एंड 2017 में ये जो स्टेटस था टू लास्ट ओनली टिल अनदर आउटब्रेक इज अडॉप्ट रिपोर्टेड। नाउ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट, तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो इसीलिए आया है कि जो हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स है इज़ कनेक्टेड टू हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, एंड अब ये इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेजियस diseases affect humans are zoonotic means animal to man origin। जो कॉन्सेप्ट है वन हेल्थ का वो इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि जो इंसिडेंस है वो रिड्यूस किया जा सके ऑफ इमर्जिंग जूनोटिक थ्रेट्स लाइक कोविड-19। तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है मल्टीपल डिसिप्लिन्स वर्किंग लोकली, नेशनली एंड ग्लोबली, एंड इसके साथ साथ आपका ये ऑप्टिमल हेल्थ अटेंड करता है फॉर पीपल, एनिमल्स एंड आवर एनवायरनमेंट। जो वन हेल्थ मॉडल फैसिलिटीज़ है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है इन डिसीज़ कंट्रोल सो एज टू कंट्रोल इमर्जिंग एंड एग्जिस्टिंग जूनोटिक थ्रेट्स। कॉमन वन हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं? वन कॉमन हेल्थ इश्यूज़ के अंदर जूनोटिक डिसीजेज आती हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी, वैक्टर बोर्न डिसीजेज, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन एंड मैनी हेल्थ थ्रेट्स एज वेल। इस मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है? वन हेल्थ मॉडल ग्लोबली एक्सेप्टेड मॉडल है जूनोटिक डिसीज़ को कंट्रोल डायग्नोस करने के लिए। इससे जो इमर्जिंग इश्यूज़ हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के वो एड्रेस किए जा सकते हैं। सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रमोट कर रही हैं वन हेल्थ रिसर्च सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम। नाउ वेस्ट बंगाल इन्वोक्स एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अब यहाँ पर भी यही लिखा है कि प्रीवियसली हो गया है।
हुनटिंगटिन डिसीज़, तो हुनटिंगटिन डिसीज़ काफ़ी सारे टीम ऑफ साइंटिस्ट ने फाइंड किए एंड इट कॉजेज डिक्रीज इन ओवरऑल प्रोटीन प्रोडक्शन। एंड एक टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज इन पुणे ऑब्जर्व किया कि पैथोजेनिक हुनटिंगटिन प्रोटीन से डिक्रीज हो रहा है प्रोटीन प्रोडक्शन में इन सेल्स। ये हुनटिंगटिन जो क्लम्प्स हैं कलेक्ट टुगेदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर प्रोटीन कॉल्ड OB2। सो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ जीन कॉल्ड STT। STT जीन्स हैं वो इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड हुनटिंगटिन। नाउ कोरोना वायरस स्टेज बाय स्टेज इन अ पैंडेमिक, तो ये पहली स्टेज थी डिसीज़ की एपिडेमिक जहाँ पे केसेस को इम्पोर्ट किया गया इनटू अ कंट्री इन विच द इन्फेक्शन डिड नॉट ओरिजिनेट। ओके, सेकेंड स्टेज में वायरस जो होता है वो लोकली ट्रांसमिट होने लग जाता है, लोकल ट्रांसमिशन होने लग जाता है पर्टिकुलर एरिया में। एंड थर्ड स्टेज इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन। सो व्हाट इज कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन? तो WHO का कहना है कि इन द एविडेंस बाय द इनएबिलिटी टू रिलेट कन्फर्म्ड केसेस थ्रू चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन, मीन्स अगर सिंपल शब्दों में कहें तो कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब जब आपको ये ना पता चले कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है एंड आप ये ना ट्रेस कर पाए बैक टू समवन जो कहीं बाहर से आया एंड गॉट इट थ्रू कॉन्टेक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड। तो कोई बाहर से आया एंड उसके साथ आप मतलब आपने भी कांटेक्ट किया, हाथ मिला लिया या कुछ भी एंड उसको इन्फेक्शन था, सो दैट इज़ कम्युनिटी स्प्रेड। वरीसम क्यों है? क्योंकि अब ये कम्युनिटी में फैल चुका है एंड काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्ट किया जबकि पहले कोई था नहीं। तो ये पॉसिबल है कि ये हर पर्सन तक पहुंच सकता है अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो। फोर्थ स्टेज जब डिसीज़ एंडेमिक हो जाए काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, मींस वो राउंड द ईयर एंड करंटली एंडेमिक है जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू। नाउ किस तरीके से आप कैटेगराइज करेंगे आउटब्रेक को इन दिस मैनर हेल्प? तो जो स्टेजेस होती है पैंडेमिक की वो पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म है। एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेजियोलॉजी है जो कि कन्वे करती है सेम थिंग टू एवरी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड एंड हेल्प्स कंट्रीज़ प्रिपेयर बेटर। इससे कंट्रीज़ को मदद मिलती है कि वो स्पेसिफिक एक्शंस ले सकते हैं दैट आर नेसेसरी टू टारगेट जस्ट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। सो इम्पोर्टेड केसेस लोकल ट्रांसमिशन, अब ये पेंडेमिक है एंड जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन सीम्स टू बी ऑपरेटिंग आर चाइना, इटली, ईरान, साउथ कोरिया एंड जापान। इंडिया को कैसे प्रिपेयर होना है? तो अगेन देखिए अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है, जस्ट अ मिनट। नाउ स्कीम्स टू बूस्ट बल्क ड्रग्स मैन्युफैक्चर, तो यूनियन गवर्नमेंट ने पैकेज अप्रूव कर दिया है ताकि जो स्कीम है ऑन प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो अप्लाई मींस किया जा सके ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो हो सके स्टार्टिंग मटेरियल्स या ड्रग इंटरमीडिएट्स की एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, तो ताकि जो मेडिकल डिवाइस पार्क्स जो कंट्री में ज़रूरत है वो मिल सके। एंड 5% का इंसेंटिव भी दिया गया है of incremental sales over the base year 2019 to 2020। ये जो स्कीम है इसे इम्प्लीमेंट करेगी स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड प्रोमोट करेंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। 4 कैटेगरीज हैं जहाँ पे PLI स्कीम को कंसीडर किया गया। एक तो कैंसर केयर, देन आपका रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग मेडिकल डिवाइसेस एंड न्यूक्लियर इमेजिंग डिवाइसेस, देन एनेस्थेटिक्स एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मेडिकल डिवाइसेस इंक्लूडिंग कैथेटर्स ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी and renal care medical devices. Then fourth is all implants including implantable electronic devices like cochlear implants and pacemakers. नाउ आयुष्मान भारत, तो इन द चेंज ऑफ स्टांस जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपने सरकार के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे एंड 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस देंगे 2 फैमिलीज़ पर ईयर एंड
क्योंकि काफ़ी महीनों से वो अपोज कर रहे थे। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लॉन्च हुआ था ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिल सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है ये, एंड इसका जो अंडरलाइन कमिटमेंट है टू लीव नो वन बिहाइंड। इसके अंदर 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, देन सेकेंड है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि हेल्थ कवर देती है 5 लाख रुपए का पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। 10.74 करोड़ पीपल इसके अंदर इंक्लूडेड है, मीन्स 40% ऑफ पॉपुलेशन, एंड जो हाउस होल्ड्स हैं उनको सेंसस 2011 के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। PMJAY को पहले नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कहते थे, देन ये सबस्यूम कर दी गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर, एंड ये फुली फंडेड है बाय गवर्नमेंट, एंड जो इसका कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर शेयर करते हैं। 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इसके अंदर कवर हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है फैमिली साइज, एज या जेंडर पर। जो बेनिफिट्स हैं वो पोर्टेबल है अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। नाउ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2024, तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था कि उन्होंने एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया है जिससे कि टीबी होता है। इस टाइम जो थीम थी वर्ल्ड टीबी डे 2020 की वो थी इट्स टाइम। नाउ टीबी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं बल्कि दूसरी साइट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। जब पीपल सिक हो विद पल्मोनरी टीबी एक्सपेल बैक्टीरिया इनटू द एयर, एग्जांपल बाय कफिंग। इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, स्पूटम स्मीयर, माइक्रोस्कोपी, कल्चर बेस्ड मेथड्स, एंड बिना ट्रीटमेंट के जो मोर्टेलिटी रेट होगा वो काफ़ी हाई हो जाएगा। हर दिन 4000 लोगों की डेथ होती है, 30,000 बीमार होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है, दैट इज़ फाइंड ट्रीट ऑल #TB। WHO ने एक ग्लोबल टीबी रिपोर्ट भी पब्लिश की, हर साल करते हैं 1997 से। टीबी ट्रीटमेंट इंडिया में फ्री है। टीबी को एलिमिनेट करना है 2025 तक, एंड UN कहता है बाय 2030। मास BCG वैक्सीनेशन यूज़ की जाती है टू प्रिवेंट टीबी। 1993 में रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जो कि फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देता है पेशेंट्स को, एंड 12,000 करोड़ का फंड भी है टू फाइट टीबी ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन भी चल रहा है। नाउ साउथ कोरियन मॉडल टू कंट्रोल कोविड-19 स्प्रेड, तो ये आपके 2 मॉडल हैं, एक तो आपका भीलवाड़ा मॉडल, उसको भी क्या पता भी आ ही जाएगा PDF के अंदर। देन है आपका साउथ कोरियन मॉडल। तो साउथ कोरियन मॉडल दैट इज ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट। कैसे सिचुएशन थी कोरिया के अंदर? अब कोरिया फुल कंट्रोल में है ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिसीज़। जो न्यू कन्फर्म्ड केसेस हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं एट 989 इन फरवरी, जबकि डबल डिजिट फिगर्स थी मिड मार्च में। जो कोरिया है वही ओनली कंट्री है जिसने लॉकडाउन इम्पोज किया विद इन इट्स टेरिटरी, और इवन ऑफ मीन्स इम्पोज नहीं किया सॉरी, और इवन ऑफ इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो आपका कोरियन मॉडल है इट इज़ ग्राउंडेड ऑन कॉन्सनट्रेटेड टेस्टिंग ऑफ हाई रिस्क एरियाज एंड क्लस्टर्स। तो ये जो रिलीजियस कल्ट हो गई या जो उनकी गैदरिंग हो गई जहाँ पे लार्ज पोर्शन ऑफ स्प्रेड है वहाँ पर देखा गया, एंड ये जो ग्रुप है इनकी मास गैदरिंग्स थी, तो गवर्नमेंट ने लिस्ट किए उन सब के मेंबर्स के नेम, उन कहाँ से हैं वो ट्रैक किया एंड उनके टेस्ट किए। तो जो कोरिया है वो सक्सेसफुल रहा इसको समझने में एंड अचीवमेंट भी हासिल की। जो मूवमेंट था जब DNA पैटर्न को कंफर्म किया गया वुहान के अंदर, तो कोरियन मेडिकल टर्म्स जो थी वो तभी से न्यू टेस्टिंग किट्स बनाने लग गए थे, एंड कोरिया ने मास स्केल टेस्टिंग की, 18,000 केसेस पर डे किए। सो एनीवे उनका जो टेस्ट है कैन गेट द टेस्ट विद इन मिनट्स एट ड्राइव थ्रू
और वॉक थ्रू टेस्टिंग सेंटर्स। कोरिया ने अवेलेबल भी कराए 650 टेस्टिंग सेंटर्स नेशन वाइड। क्या इंडिया के लिए पॉसिबल है टू रेप्लिकेट दिस मॉडल? तो इंडिया का जो डेमोग्राफी, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग द कोर ऑफ द स्प्रेड विद फुल मेडिकल कैपेसिटी, ये इनकी खास बात रही कोरियन की, तो इसीलिए इसको कोरियन मॉडल कहा गया है। एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, तो एमिड कोरोना वायरस एनसेफेलाइटिस बिहार में वापस आ गया जैसे ही एक टॉडलर की डेथ हुई मुजफ्फरपुर के अंदर। एंड जो कॉजेज़ थे एईसी के वो तो अभी भी रिसर्च किए जा रहे हैं। द एसोसिएशन विद हाइपोग्लिकेमिया एंड लीची फ्रूट हैज़ ड्रॉन अटेंशन। तो एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम एक बास्केट टर्म है जो कि रेफ़र की जाती है हॉस्पिटल्स को, चिल्ड्रन को विद क्लिनिकल न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ताकि मेंटल कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, कन्वर्जन, डेलीरियम एंड कोमा को भी इंक्लूड करता है। मेनिंगिटिस एक वायरस और बैक्टीरिया से होता है, एनसेफेलाइटिस वायरस से होता है। एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम भी इसे कहते हैं। वो डिसीज़ जो बच्चों को करे इन्फेक्ट या फिर यंग एडल्ट्स को, वो उसकी मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी को लीड कर सकता है। तो एक्यूट ऑनसेट हो जाता है फीवर का, मेंटल स्टेटस में चेंजेस आते हैं। कॉज क्या है? एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम ही इसका रीज़न है। एंड जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड मैनी अदर एजेंट्स कैन बी द रीजन्स और एजेंट्स। जो वायरसेस होते हैं वो मेन कॉजेटिव एजेंट्स हैं। जापानीज़ एनसेफेलाइटिस वायरस मेन कोज है एईएस का इन इंडिया एंड 5% to 35%। ये भी ध्यान रखिएगा, निपा वायरस और जो जिका वायरस है वो भी कॉजेटिव एजेंट्स हैं एईएस के, दैट इज़ एक्यूट एनसेफेलाइटिस डिसीज़। नाउ हाउ इट इज़ रिलेटेड टू लीची फ्रूट्स, तो एईएस का जो आउटब्रेक हुआ नॉर्थ एंड ईस्टर्न इंडिया में, वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक बच्चे ने अनराइप लीची फ्रूट्स खा लिया ऑन एम्प्टी स्टमक्स। तो जो अनराइप फ्रूट था उसके अंदर टॉक्सिन्स थे, हाइपोग्लिकेन ए एंड मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेग्लाइकिन MCPG, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हुई। एंड ये एक नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होता है जो कि अनराइपन लीची के अंदर पाया जाता है, जिससे वॉमिटिंग हुई। एंड जो MPCG है वो एक पॉइजनस कंपाउंड है जो कि लीची सीड्स के अंदर पाया जाता है। नाउ वाई इट अफेक्ट्स अंडर नरिश चिल्ड्रन, क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो एकदम से नीचे गिरता है, जिसकी वजह से ब्रेन मालफंक्शन भी होता है, जिसे हम एंसेलोपैथी भी कहते हैं। नाउ फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, तो ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ कर दी है अमेरिका के बेस्ड फ्रीडम हाउस ने। टॉप 5 ध्यान रखिए, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। इंडिया की प्लेस 83 है एंड हमें पोजीशन मिली है टिमोर लेस्टे एंड सेनेगल के साथ अमंग द बॉटम 5 ऑफ फ्री डेमोक्रेसीज। इंडिया का वर्स्ट स्कोर रहा वर्ल्ड की 25 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज के अंदर। 75 पर आ गए हैं हम एंड 71 पर आ गए हैं 2020 के अंदर। नाउ लेट्स रीड अबाउट वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे। तो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पहले थे जिन्होंने कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया। एंड इस बार की जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल कंज्यूमर। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था 15 मार्च 1983 को एंड तब से ही ये इम्पॉर्टेंट ओकेजन रहने लगा। कंज्यूमर इंटरनेशनल 1960 की में फॉर्म हुई। 220 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है 115 कंट्रीज़ में। कंज्यूमर राइट डेज 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को भी पास किया गया था। व्हाट इज़ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट, तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने कुछ रूल्स नोटिफाई किए हैं कि किस तरीके से कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट जो है वो लाई जाएगी। स्पेसिफाइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ऑल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज। जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि जो जॉइंट डायरेक्टर है इनकम टैक्स असेसमेंट रिस्क असेसमेंट 1 के, उन्हें इनकम टैक्स अथॉरिटी बनाया जाएगा जिनके सामने सभी पर्टिकुलर्स पेरेंट एंड
एंटिटी के एंड ऑल्टरनेटिव रिपोर्ट एंटिटी के नोटिफाई किए जाएंगे। देन आपका OECD, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक्शन प्लान पर ही बना था, जिसको कहा गया बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 13, ताकि एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज रिपोर्ट कर सके प्रॉफिट करेक्टली व्हेन इट इज़ अर्नड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। देन आपका जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है, ये वो फिनोमिनन है जहाँ पे कंपनी अपने प्रॉफिट्स जो है वो शिफ्ट कर देती हैं टैक्स जुरिस्डिक्शन को जिनके कम लोअर रेट्स हो, ताकि टैक्स उन्हें ना पे करना पड़े। जुलाई 2019 में इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हो चुका है टू चेक दिस इरोजन एंड कर्व शिफ्टिंग। BEPS एक मल्टीलैटरल कन्वेंशन है टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रीटी अब्यूज़ को कम होगा, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सॉल्व हो पाएगा, ये अलॉन्ग साइड एग्जिस्टिंग ट्रीटीज़ के साथ ही अप्लाई किया जाएगा। वर्ल्ड कंज्यूमर डे ये हमने अभी किया है, इसका थीम है सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, अभी हमने किया है 15 मार्च को। 1962 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी पहले थे जिन्होंने कंज्यूमर राइट्स को समझाया। नाउ बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म, तो इन्वेस्ट इंडिया ने इन्वेस्ट इंडिया बिजनेस इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है ताकि बिजनेसेस को हेल्प किया जा सके, इन्वेस्टर्स को टू गेट रियल टाइम अपडेट्स ऑन कोविड-19। ये 24/7 आवर्स पर चलेगा, रेगुलर ट्रैक रखेगा डेवलपमेंट्स पे। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड फंडिंग एजेंसी है इंडिया की, जॉइंट वेंचर है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। नाउ नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर, तो जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। जो प्रोजेक्ट है कॉन्टेक, दैट इज़ एन एक्रोनिम ऑफ कोविड-19, इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एंड इम्प्लीमेंट करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नाउ सर क्रीक पैक्ट, तो जो थर्ड एडिशन था WION ग्लोबल समिट का, वो दुबई के अंदर हुआ। थीम थी नेविगेटिंग एंड नेगोशिएटिंग ग्लोबल एम्पेरेटिव्स। काफ़ी सारे टॉपिक्स जैसे कि बैलेंसिंग, रिकैलिब्रेटिंग पाकिस्तान डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, गेटिंग यूथ टू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी। देन इस इवेंट पे जो फॉर्मर पाकिस्तान मिनिस्टर्स हैं कस्तूरी, वो भी उन्होंने भी प्लान को रिकॉल किया फॉर सर क्रीक पैक्ट। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर स्ट्रीम ऑफ वाटर है डिसरप्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रन ऑफ कच्छ मार्शलैंड्स। इनको नाम था ओरिजिनली बाण गंगा, सर क्रीक बाद में रखा गया। जो क्रीक है वो ओपन हो जाता है इन अरेबियन सी एंड रफली डिवाइड करता है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात को फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। डिस्प्यूट क्या है? मैरीटाइम बाउंड्री लाइन का डिस्प्यूट है कच्छ और सिंध के अंदर। पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि जो पार्ट 9 एंड जो पार्ट 10 है बॉम्बे गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ 1914 के जो साइन हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड राव महाराजा ऑफ कच्छ, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें मिलना चाहिए। सो ये जो बाउंड्री है ये ईस्टर्न फ्लैग ऑफ द क्रीक पॉपुलरली नोन एज ग्रीन लाइन। इंडिया ये भी क्लेम करता है कि जो बाउंड्री है वो लाई करती है मिड चैनल एज डिपिक्टेड इन अनदर मैप इन 1925 and implemented by the installation of mid-channel pillars back in 1924. इसके अंदर आपकी थालवेग डॉक्ट्राइन इन इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, जो कि रिवर बाउंड्रीज को सजेस्ट करती है, बताती है टू स्टेट्स के बीच में कैसे काम होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ सर क्रीक, तो ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन तो है ही, साथ में फिशिंग रिसोर्सेज भी हैं। एंड आपका जो सर क्रीक है दैट इज़ वो जस्ट अ मिनट, जो सर क्रीक है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, साथ में फिशिंग रिसोर्सेज भी हैं वहाँ पर एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है एशिया के अंदर भी। नाउ कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट अभी हमने ऊपर किया है, ये आई थिंक वापस रिपीट हो गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो ये रिलीज़ कर दी, ये रिलीज़ की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ऑफ UN बाय UN जनरल असेंबली। 156 कंट्रीज़ को इसके अंदर कंसीडर किया गया। 8th वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। 2020 के अंदर फर्स्ट टाइम जो ये सिटीज़ थी इनको रैंक की गई थी एंड नेशनली जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स हैं वो लिए जाते हैं फ्रॉम बीइंग 0 to 10, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, सर्वे एनालिसिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स। लॉ, गवर्नेंस एंड हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है? तो हैप्पीनेस जो है और गवर्नेंस एंड आपका लॉ, तो लॉ तो आपको पता ही होगा क्या होता है। देन आपका हैप्पीनेस जो ये बताएंगे मीन्स जो गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हो। नाउ WHO ने ओवर द ईयर्स कंफर्म किया है, सॉरी ये बार बार स्क्रॉल हो जाता है,
जस्ट अ मिनट। हैप्पीनेस दैट हैज़ कम टू बी एक्सेप्टेड एज अ गोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड न्यू नैरेटिव है। ओके तो WHO जो है वो कंफर्म करता है दैट पीपल टेंड टू हैव पुअर मेंटल हेल्थ, लो स्कोर ऑफ सब्जेक्टिव वेलबिंग एंड पुअर परसेप्शन। परफॉर्मेंस फिनलैंड ने टॉप किया है, नॉर्डिक स्टेट्स डोमिनेट टॉप 10 जिसके अंदर स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया भी है। इंडिया 144 प्लेस। नाउ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम, तो ये अप्रूव कर दी है कैबिनेट ने। ऑब्लिगेशन टू एक्स्ट्राडाइट, हर पार्टी जो कि एक्स्ट्राडाइट को एग्री करेगी टू द अदर एनी पर्सन फाउंड इन द टेरिटरी हु इज़ अक्यूज्ड और कन्विक्टेड। एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंसेस मीन्स ऐसी ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल हों, एंड प्रिजनमेंट भी है 1 साल की। ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस जो होगी वो ड्यूरेशन होगी मस्ट बी एटलीस्ट 6 मंथ्स। जो offenses are related to taxation and revenue, and this also fall in the scope of treaty. Extradition of nationals is discretionary, जो nationality है वो determine की जाएगी at the time the offense was committed. नाउ एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान, तो इसका बस यही ध्यान रखेंगे, यूएस एंड तालिबान ने एक एग्रीमेंट किया है ताकि अफगानिस्तान के अंदर शांति लाई जा सके इन दोहा कतर। तो ये सीरीज ऑफ कमिटमेंट्स है इन यूएस एंड तालिबान। तो यहाँ पे 14 डेज़ का टाइम टेबल जो था वहाँ पे विड्रॉ कर लिए गए थे सभी मिलिट्री फोर्सेस यूएस के एंड उसके एलाइज के। रिलीज ऑफ प्रिजनर्स 5000 ताइवान प्रिजनर्स को एंड 1000 प्रिजनर्स ऑफ अदर साइड को रिलीज़ किया गया है। अब ताइवान क्या करेगा, किसी भी ग्रुप इंडिविजुअल चाहे वो अल कायदा हो, सॉइल ऑफ पाकिस्तान टू थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ यूएस, एंड इसके अंदर जो ताइवान होगा वो इंस्ट्रक्ट करेगा मेंबर्स को कि वो किसी के भी यूएस के साथ या उसके अलाइज के साथ कॉपरेट ना करे। तो यूएस की वॉर चल रही है अफगानिस्तान के साथ 2001 से ही, एंड दोहा के एग्रीमेंट के अंदर नेगोशिएशन जो थी वो भी करने की कोशिश की गई थी। दोनों के बीच में सितंबर 2019 में एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल साइन हुआ था। तो क्या इंडिया एलाई है, तो दोहा एग्रीमेंट में ताइवान ने एग्री किया है कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म दैट विल प्रिवेंट द यूज़ ऑफ सॉइल ऑफ अफगानिस्तान बाय यूएस एंड इट्स एलाइज, एंड इंडिया जो कि यूएस एलाई का पार्ट नहीं है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये आपका सीरिया है, ये आपका इराक है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। देन इम्पैक्ट ऑफ प्रिजनर रिलीज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आपका जो मेन स्ट्रीमिंग है हक्कानी नेटवर्क का जो कि लश्कर ए तैयबा जो है वो चलाता है एंड रिस्पॉन्सिबल है 2008 बॉम्बिंग ऑफ इंडियन एम्बेसी इन काबुल के। पाकिस्तान से क्या डरें, अगेन वो फाटक की ग्रे लिस्ट कंडीशन, ये इनके लिए खतरा है। इंडिया एंड तालिबान के बिटर रहे हैं रिलेशंस। IC-814 हाईजैक हुआ था 1999 में, जिसमें टेररिस्ट को रिलीज़ किया गया था। मौलाना मसूद अजहर भी थे जिन्होंने जैश ए मोहम्मद फाउंड किया, थे नहीं है, एंड उन्होंने जैश ए मोहम्मद फाउंड किया ताकि टेरर अटैक्स किए उन्होंने पार्लियामेंट में 2001 में, पठानकोट में 2016 में, पुलवामा में 2019 में। एंड जो तालिबान है वो इंडिया को हॉस्टाइल कंट्री मानता है क्योंकि इंडिया ने सपोर्ट किया है एंटी तालिबान फोर्स नॉर्दर्न अलायंस को इन 1990। तो इंडिया ने कभी भी अपने डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल रिकॉग्निशन तालिबान को नहीं दिया व्हेन इट वाज इन पावर ड्यूरिंग 1996 एंड 2001. Now foreigners being served leave India notices. How does India law define anti-government activities for them? तो 5 foreigners को कहा गया कि वो इंडिया को छोड़कर चले जाएं for violating visa norms by participating in anti-CAA protest. तो वीज़ा गाइडलाइंस ऑफ MHA के अकॉर्डिंग उनको ये नोटिस जो हैं वो इशू किए जा सकते हैं, हालांकि कोई प्रोविजंस नहीं है विच आर स्पेसिफाइड अंडर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ सब हेड। तो एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो सेक्शन 124A सिडिशन किया हो, एंड क्या फॉरेनर इंडिया वीज़ा पर राइट है प्रोटेस्ट की, तो आर्टिकल 9 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। 19B भी ये कहता है कि असेंबल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई फॉरेनर इंडियन वीज़ा पर ये सिर्फ सिटीजन्स को राइट्स अवेलेबल हैं, आर्टिकल 19 वाली, एलियंस को अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते।
Now, the foreigners being served leave India notices and how does Indian law define anti-government activities for them? तो 5 foreigners को कहा गया कि वो इंडिया को लीव कर दें. ये आई थिंक हमने अभी कर लिया है. नो नीड टू रीड इट अगेन. नाउ लेट्स रीड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बस ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था 2005 में. इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी एंड 9 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PIO कार्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया एंड उसको मर्ज कर दिया OCI के साथ. ठीक है, एलिजिबिलिटी ये सब हम पहले ही कर चुके हैं. Now, what is the US historic $2.2 trillion कोरोना वायरस स्टिमुलस पैकेज? तो US सेनेट ने इसे अप्रूव किया है ताकि कोरोना वायरस की वजह से जो भी डैमेज होगा उसको कोप अप किया जा सके. एंड ये लार्जेस्ट है जो कि अभी तक मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में दिया गया है. अभी 2008 में $800 बिलियन दिया गया था. ठीक है, तो ये आप इसके अंदर इतना ही ध्यान रखिएगा. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नो नीड टू रीड इट अगेन. ओके, सो थैंक यू सो मच. UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हम कल करेंगे. तब तक आप चैनल के साथ बने रहें एंड वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं. थैंक यू.